हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज क्या है इंटरफेरेंस पैटर्न करने के लिए, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है जिससे हमें जो है कोहेरेंट सोर्सेज मिल सकती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज की हम जो है डेफिनेशन समझ लेते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज किसे कहते हैं? वो सोर्सेज ऑफ लाइट, है ना, जो सोर्सेज मतलब टू सोर्सेज ऑफ लाइट जो एमिट कर रहे हैं वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, मींस वेवलेंथ भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम एंड इन सेम फेज। फेज या तो सेम हो या अगर फर्क है तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, है ना। तो ये अगर हैं कि ये तीनों चीजें आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, मीन कौन सा? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और तीसरी या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस या फिर आपका जो है सेम फेज होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, है ना। तो ये कंडीशन अगर मीट हो रही हैं तो वो दो सोर्सेज आपके कोहेरेंट सोर्सेज कहलाए जाएंगे, ठीक है। इनकोहेरेंट इससे अगर फेज डिफरेंस लगातार चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो आपका वो इनकोहेरेंट सोर्सेज कहा जाएगा। या आपके फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है दोनों की, है ना, और आपका दोनों का फेज डिफरेंस भी जो है कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो ऐसे सोर्सेज आपका इनकोहेरेंट सोर्सेज कहे जाएंगे, ठीक है। तो अब नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना। तो ये आप कोहेरेंट सोर्सेज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ना है, और इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए होते हैं। उसके लिए हमें क्या रीजन है? अगर मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम उसको प्रैक्टिकली मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आपका जो कोहेरेंट सोर्सेज होना कितना जरूरी है ना। तो वो देखिए, जैसे आई आपका होता है, आई आपका ये होता है, ये आपने डेरिवेशन करा था, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस थीटा, है ना। ये इंटेंसिटी शो कर रहा था आपका। अब देखिए, ये वाली जो टर्म कहलाती है, इस टर्म को कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म, है ना। ये रेस्पॉन्सिबल होती है इंटेंसिटी मैक्सिमम करने के लिए, इंटेंसिटी मिनिमम करने के लिए, है ना। यही वाली टर्म रेस्पॉन्सिबल होती है। इसी में कॉस थीटा है, वही मैक्सिमम और वही वैल्यू चेंज कर रहा है अपनी। तो जब वो 1 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जब वो -1 होगा, अपनी लोवेस्ट वैल्यू पर होगा, तो इंटेंसिटी आपकी मिनिमम हो जाएगी, है ना। तो यही आपका है। अब देखिए, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई आपका 1 हो जाता है। जब cos फाई 1 हो जाता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ऐसे लिख दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, है ना। और ये किसका स्क्वायर है? यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये इस तरह का आइडेंटिटी बन रही। तो ये किस तरह की बन रही है? a प्लस b का होल स्क्वायर वाली बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम कर दी गई है। ये इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई -1 हो जाता है। cos फाई -1 हो गया तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? -1। जब ये प्लस की जगह हो गया -1, तो अभी किसका फॉर्मूला बन गया? अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी मिनिमम हो गई। तो ये भी चाहिए इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करने के लिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम ही तो स्टडी करनी होती है, जो इंटेंसिटी होती है ना। तो ये चीज तो सेटिस्फाई हो गई, है ना। इसका मतलब जब आपका देखिए cos थीटा 1 है और -1 है, तब आपको शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिले, है ना। तो इसका मतलब आपका ये क्या है? 1 और -1, ये कांस्टेंट टर्म है ना।
है ना। तो कांस्टेंट टर्म होने की वजह से ये इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देखने को मिला। अब सपोज कीजिए ये जो cos फाई है ये अपनी वैल्यू लगातार चेंज कर रहा है, कभी 1 कर रहा है, कभी 0.5 कर रहा है, कभी -0.5 कर रहा है ना। तो नट शेल में आप देखोगे कि cos थीटा की वेरिएशन देखिए, cos थीटा आपका इस तरह का वेरिएशन होता है ना, साइनसॉइडल। तो जितना ये आपकी पूरी एक वेवलेंथ आ गई, ये आपका 2 पाई का फेज डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। अब देखिए ये आपका जो है जितना मैक्सिमम गया ये उतना ही आधे पोर्शन में ये निगेटिव चला गया, जितना ये पॉजिटिव गया निगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब इसका अगर ये लगातार चेंज कर रहा है, लगातार चेंज करने की वजह से इसका नेट इफेक्ट 0 हो जाता है, जितना पॉजिटिव में जाता है उतना ही नेगेटिव में चला जाता है, लगातार वेरी कर रहा है। तो इसके वजह से इसका मैथमेटिकल भी आपका एसी वाले चैप्टर में आपने जो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा वाली टर्म थी उसको ड्राइवेशन के लिए ये आपने इसीलिए हाफ साइकिल का निकाला था, फुल साइकिल का आपने नहीं निकाला था, क्योंकि फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल वेव 0 होती है। ठीक है बेटा। तो इसकी वजह से आपका जो है जब cos थीटा एवरेज वैल्यू 0 आ गई तो 0 की वजह से ये टर्म आपकी इंटरफेरेंस टर्म 0 हो जाएगी। cos फाई 0 तो इंटरफेरेंस टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इससे तो 0 आ जाएगी। जब 0 आ जाएगी तो फिर ये क्या इंटेंसिटी रह जाएगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे, वेरिएशन देखने को नहीं मिले, इसका मतलब आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो स्क्रीन पे इंटेंसिटी आएगी वो कांस्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी, और वो कितनी होगी, I1 प्लस I2। देयरफॉर इसकी वजह से हमें जो है कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, इसको भी आप देख सकते हो, ये तो +1 -1 अब आपको साफ दिख रहा होगा, है ना। तो cos एवरेज वैल्यू cos थीटा cos फाई 0 तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि I1 भी कांस्टेंट है I2 भी कांस्टेंट है, तो I1 प्लस I2 आपका कांस्टेंट होता है ना। तो इंटरफेरेंस टर्म 0 आ गई। सेम इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट पे अब आपको सेम इंटेंसिटी मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है जिससे हम जो है टू सोर्सेज ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ले सकते हैं। तो पहली यह रिक्वायरमेंट है कि जो दो सोर्सेज आप बना रहे हो लाइट की वो सेम जो है एक सोर्स से ओरिजिनेट होनी चाहिए, है ना। वो यहाँ पे लिखा आपका कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सोर्स है ना, उसकी वजह से आप दो सोर्स बना रहे हो। जैसे ये आपका एक सोर्स है, इसकी वजह से ही यहाँ पे ये दो सोर्स जनरेट हो रहे हैं, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, है ना। क्योंकि क्या होता है बेटा, जैसे आपका एक बल्ब है और एक दूसरा बल्ब लिया आपने, तो बल्ब के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट लाइट कर रहे हैं वो रेंडम है ना। इस बल्ब में कौन सा इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, इस बल्ब में कौन सा इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, तो वो आपस में फेज में आ रहे ही नहीं आ रहे। तो ये आपका फेज मैच कभी नहीं हो सकता अगर आप दो सोर्सेज ऑफ लाइट ले रहे हो, है ना। क्योंकि लाइट आपकी जब आपका फोटॉन्स एमिट होते हैं तब होता है, और ये बहुत ही मतलब ऐसा प्रोसीजर है जो आपका कंट्रोल, इसकी अमाउंट तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन आपका जो है लाइट एमिट करेगा इतना लेवल तक अभी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है वो जो इस बल्ब ने, इस बल्ब, दो बल्ब हो गए, इस बल्ब ने जब लाइट एमिट करी, जरूरी नहीं कि इस बल्ब, वो ये वाला बल्ब भी तभी लाइट एमिट करे, है ना। क्योंकि वेवलेंथ का है ना, एक इलेक्ट्रॉन का वजह से भी लाइट आ रही है। तो आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं सोचना, आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचना है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से हाई लेवल से नीचे जाता है तभी लाइट एमिट करता है। क्या मतलब समझ लीजिए आप, ये आपका आगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में भी आएगा।
कि मतलब आपका ये ग्राउंड वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है वो एनर्जी लेकर। जब एनर्जी लेकर वो यहाँ पे चला जाता है और फिर बाद में थोड़े टाइम बाद वो वापस आता है। अब कितने टाइम बाद आए, एक सोर्सेज आपका यहाँ पे है, दूसरा सोर्सेज आपका बल्ब यहाँ पे है। ये वाला इलेक्ट्रॉन ने कब एनर्जी ली, कब ऊपर गया और फिर कब नीचे आया, इस वाले ने कब ऊपर गया और कब नीचे आया, कुछ फिक्स नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोहेरेंट का मतलब दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए, है ना। दो वेव्स का हर पैटर्न फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसका मतलब उनका पैटर्न मिलना चाहिए। तो वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसका टाइम का पता नहीं, उसका टाइम का पता नहीं, उसकी वेवलेंथ का पता नहीं, उसकी वेवलेंथ का पता नहीं, है ना। तो इसकी वजह से आपका दो सोर्सेज से कभी भी कोहेरेंट लाइट नहीं मिल सकती। सिंगल सोर्स से आपको दो सोर्सेज बनाने पड़ेंगे, है ना। वो हम डिटेल में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम देख लेंगे। तो जैसे मिरर होता है, मिरर आप एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आप एक खड़े हो, एक हो तो ओरिजिनल सोर्स हो गया आपका, आपने एक कैंडल जलाई, एक आपका ये ओरिजिनल सोर्स हो गया, है ना। एक आप यहाँ पे मिरर लगा दीजिए, तो इस कैंडल की ही लाइट मिरर से टकरा के यहाँ पर आएगी। तो आपको कितने, अगर ये इसको मिरर मानो और इसकी परछाई यहाँ पे ये ऐसे पड़ रही है ना, तो आपको अब कितने सोर्सेज दिखेंगे। एक तो लाइट यहाँ से आती हुई दिखेगी आपके पास, और एक शीशे के अंदर से लाइट आती हुई दिखेगी। तो आपको सोर्स तो एक ही है, उससे आपने दो सोर्सेज बना लिए, है ना। तो इस तरह से आप जो है एक ही सोर्सेज से दो सोर्सेज बनाना आपका हमेशा टारगेट रहता है, तो तभी आपके कोहेरेंट सोर्स बन पाते हैं। सेकेंडली, द टू सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब दोनों सोर्सेज जो है सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट देने चाहिए, है ना। वेवलेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से आपका क्या हुआ, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट, सिंगल कलर, एक कलर एक वेवलेंथ को शो करता है ना। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर की लाइट आपकी होनी चाहिए। रेड कलर हो रहा है तो रेड ही होना चाहिए, दोनों से रेड ही आएगा, है ना। जैसे मैंने कैंडल का एग्जांपल लिया तो उसमें तो कई सारे कलर्स होते हैं, तो ये कलर और ये कलर भी, ये भी कलर कई सारे कलर करेगा, ये भी कई सारे कलर करेगा, है ना। तो इस तरह से तो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं आएगी। लेकिन अगर ये कैंडल ऐसी है जो सिंगल कलर की लाइट एमिट कर रही है, और ये आपका मिरर है जो आपको जिसका आपको दिख रहा है, जिसके अंदर कैंडल दिख रही है, तो आपका अब ये जो है कोहेरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये भी मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहा है, और जो शीशे वाली है वो अपनी वो तो वर्चुअल इमेज है ना, वो रियल तो है नहीं, अपनी लाइट तो उसकी कुछ है नहीं। जो ये रियल वाली एमिट कर रही वही तो आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसका। तो इसलिए यही लाइट जितनी वेवलेंथ की एमिट करी, जिस टाइम करी, शीशे में भी वही उसी टाइम दिखेगा, है ना। तो ये देखिए सिमिलैरिटी होगी ना, दैट्स व्हाई आपका ये जो है कोहेरेंट सोर्सेज की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट, पाथ डिफरेंस आपका बहुत छोटा होना चाहिए, पाथ डिफरेंस बड़ा नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका ज्यादा लैम्डा का फर्क नहीं होना चाहिए, बहुत कम फर्क होना चाहिए, जिससे आपका मिक्सिंग का प्रोसेस आप आसानी से देख सको। ज्यादा वेवलेंथ के डिफरेंस होगा तो आपका मिसमैच होना डेफिनेट है, और जिसकी वजह से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। और आपको ये कैसे दो मेथड से आपको कोहेरेंट सोर्सेज मिल सकते हैं, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट या बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। मींस एक ही वेवलेंथ जो वेव फ्रंट जो एक ही सोर्स एमिट कर रहा है, उस वेव फ्रंट को आप दो हिस्सों में बांट दो, तो दोनों हिस्से आ तो एक ही सोर्स से रहे हैं, तो दोनों हिस्से जो आपने डिवाइड कर दिए वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे। या एम्पलीट्यूड बांट दो, जैसे 5-10 का एम्पलीट्यूड था, तो आपने 5-5 के 2 कर दिए, और सोर्सेज तो एक ही था, तो इसलिए वो भी आपका जो है कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से हम जो है कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन कर सकते हैं बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपका करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोटे छोटे 2-2 नंबर के आ जाते हैं बोर्ड्स में, तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा, है ना। टिल देन
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।